स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम हेल्प अस टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वो कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से डिटरमाइन करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट एट विच द एक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे एक्टिव मासेस जो है, एक्चुअली जो एक्टिव मास टर्म है ये आपके पास मोलर कंसंट्रेशन का दूसरा नेम है। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको अगर हम रिप्लेस करें तो उसको हम रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, मतलब आपके पास जो रेट, जो ये इक्वेशन जो है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। एक्चुअली जो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर किया था जिसमें हमने कुछ रिएक्टिंग ए एंड बी को एज रिएक्टेंट्स लिया था जो कि कन्वर्ट हो रहे थे सी एंड डी में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिप्लेस होगा के एफ से, तो इक्वेशन बन जाएगी आर एफ इज इक्वल टू के एफ कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। एंड इक्वेशन 2 जो है कि हमें पता है कि जैसे जिस तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के, मीन्स ए बी के, तो इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स रिएक्टेंट्स। और रिवर्स रिएक्शन के लिए इस केस में क्या रिएक्टेंट्स हैं जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, मीन्स सी एंड डी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है उसकी क्या इक्वेशन बनेगी, वो होगी कि के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, तो हमें पता है क्योंकि हम इक्विलिब्रियम स्टडी करें, हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम होता है तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा कि के एफ कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के आर कंसनट्रेशन ऑफ सी एंड डी। अब जो सेम टर्म्स है ना उनको अलग कर दें, मीन्स जो कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले आए, इक्वेशन को रीअरेंज करें, एंड जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उनको एक साइड पे ले आए। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन जो के आर है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एंड इधर से जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स के बटा में चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी। जो हमारे पास रेशियो है दो रेट कांस्टेंट की, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बिकॉज ये रेशियो इक्विलिब्रियम के टाइम पे हमने बनाई है। तो इस रेशियो को कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसको हम डिनोट करते हैं के सी से। मीन्स जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट इज़ द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास के सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज हम इस इक्वेशन को 3 कह देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो ये आपके पास के सी इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी ओवर कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। तो जनरली जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आप के सी इज इक्वल टू आप न्यूमरेटर में लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आप रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, तो जनरली लिखने के लिए, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है आपके पास के सी के साथ, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सम टाइम एग्जाम्पल्स में एग्ज़ाम्स में डिफरेंट एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन दिया जाता है आपको और उसके मुताबिक आपको बताना होता है, रेट एक्सप्रेशन लिखना होता है। ठीक है, जैसे फार्मेशन ऑफ अमोनिया, सपोज वो आपको फार्मेशन ऑफ अमोनिया दे देते हैं तो उसके मुताबिक वो कहते हैं कि आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखें। तो आप रेट एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि केसी जो है वो किसके इक्वल होता है कि आप कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को न्यूमरेटर में लिखेंगे उस स्पेसिफिक रिएक्शन में। जैसे फार्मेशन ऑफ अमोनिया में अमोनिया बन रहा है तो अमोनिया को आप न्यूमरेटर में लिखेंगे एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स आगे इसकी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो हमारे पास केस दिया गया इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम शॉर्ट में इसको कर लेते हैं, ये डिफरेंट एमसीक्यूज या आगे लेक्चरर केमिस्ट्री का टेस्ट आना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंट केसी के रिलेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, ये तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में है, लेकिन अगर आपके पास गैसियस स्टेट होगी तो आप इसको इस कंसनट्रेशन को रिप्लेस करेंगे पार्शियल प्रेशर की टर्म से। ठीक है, इन केस ऑफ गैसियस। तो अब यहाँ पे देखें
आपके पास के पी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, के सी इज इक्वल टू आर टी की पावर डेल एन। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि डेल एन क्या है। एक्चुअली डेल एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं डेल एन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास के पी जो है वो के एक्स ओवर के एक्स पी की पावर डेल एन के इक्वल है। के एक्स क्या होता है, रेट कांस्टेंट फॉर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एंड तीसरा जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन रहा है वो है के पी इज इक्वल टू के एन पी ओवर एन की पावर डेल एन। ठीक है, तो के एन क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आपकी डेल एन की वैल्यू ज़ीरो होगी, और डेल एन की वैल्यू कब ज़ीरो होगी, जब आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तब डेल एन की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो आपके पास ये सब रेट कांस्टेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। मीन टू से अगर डेल एन की वैल्यू ज़ीरो होगी तो के पी इज इक्वल टू के सी एंड के सी इज इक्वल टू के एक्स एंड के एक्स इज इक्वल टू के एन। तमाम रेट कांस्टेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ के सी, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ खुसूसियात भी तो होंगी ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन चीज़ों पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कंसंट्रेशन। मेन कंसंट्रेशन ये रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, मीन जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहा है या बैकवर्ड प्रोसीड कर रहा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता के सी वैल्यू पर। ठीक है, और ना ही कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट होता है। इन तीनों चीज़ों से, ये कंसंट्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन से इक्विलिब्रियम पोजीशन तो शिफ्ट होती है। ठीक है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट होती है, बट इससे के सी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है के सी की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो के सी वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, मीन्स के टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से के सी की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, इफेक्ट पड़ता है के सी की वैल्यू पे। तो इसमें भी आगे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और एक आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट रिक्वायर होती है, जिसमें आप सिस्टम को हीट देते हैं ताकि प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें सिस्टम में ऑलरेडी इतनी हीट होती है कि वो हीट रिलीज़ करता है और जिससे प्रोसेस आपका प्रोसीड करता है सिस्टम का। तो इसीलिए एंडोथर्मिक के केस में जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा के सी वैल्यू होगी, एंड एक्सोथर्मिक के केस में जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी कम के सी वैल्यू होगी। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ के सी। तो नॉर्मली तो जब कोई भी क्वांटिटी सेम चीज़ों की रेशो हो तो उसका कोई यूनिट नहीं होते। ठीक है, बट के सी के केस में कुछ थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लाइक अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होंगे तो तब किसी का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं होंगे देन के सी हैज़ सम यूनिट्स। ठीक है, अब हमें पता है के सी क्या है, वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, मीन्स कंसंट्रेशन जो है न्यूमरेटर में आ रहे हैं एंड रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में है। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट्स कम होंगे, तो के सी के यूनिट पॉजिटिव कंसंट्रेशन में आएंगे। तो और अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स के मोल ज़्यादा होंगे एंड प्रोडक्ट्स के मोल कम होंगे तो जो के सी का यूनिट होगा वो माइनस कंसंट्रेशन में होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, एक आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेशियो है दो रेट कांस्टेंट्स की, जो मेन इसकी वो है, एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो है उसको कहते हैं कि ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ के सी। तो इसमें हम के सी की मदद से, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी मदद से हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मालूम हो सकता है कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो तो। ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का पता चलता है, मीन्स हमें ये भी मालूम होता है कि जो प्रोडक्ट है वो बन चुकी है या नहीं बन चुकी है, रिएक्शन कितने % हुआ है या कितने % फॉरवर्ड जाएगा, कितना % बैकवर्ड जाएगा, ये चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन हम इसकी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके मुताबिक अगर किसी की वैल्यू रेशो मीन्स प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अच्छा देखिए, अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम होगी तो आपके पास रेशो की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे आप रेशो भी कंसीडर कर सकते हैं जिस तरह से आपको आसानी हो, और यहाँ पे आप 1 को भी कंसीडर कर सकते हैं
ठीक है। मीन्स अगर Kc की वैल्यू 1 से कम हो या रेशो से कम हो, ठीक है, तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स साइड पे जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। मीन्स अगर आप जब एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, और Kc की वैल्यू रेशो से कम है या 1 से कम है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सके। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास Kc की वैल्यू रेशियो से ज़्यादा हो या 1 से ज़्यादा हो, तो रिएक्शन क्या है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मीन्स जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा ताकि इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सके, अगर Kc की वैल्यू रेशियो से ज़्यादा होगी तब, ठीक है, या 1 से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर Kc की वैल्यू 1 के इक्वल है या रेशियो के इक्वल है, तो इट मीन्स के रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या कहा कि अगर Kc की वैल्यू रेशियो के इक्वल होगी या 1 के इक्वल होगी, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट अगर इक्वल है तो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो इससे हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी पता चलती है Kc की वैल्यू से। अगर लार्जर वैल्यू होगी Kc की तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इट मीन्स कि Kc की वैल्यू लार्जर होगी तो इट मीन्स कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम बनेगी इसमें, ठीक है। लार्जर वैल्यू जो है वो जितने प्रोडक्ट या यील्ड को वो करती है, प्रमोट करती है, फेवर करती है। अगर स्मॉलर वैल्यू होगी तो इट मीन्स रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं अप्रिशिएबली मूव हो रहा, बल्कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट स्मॉलर वैल्यू के केस में प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम होगी या प्रोडक्ट अनस्टेबल होगी, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है। और अगर मॉडरेट वैल्यू होगी तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। पहले हमने क्या डिस्कस किया कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, Kc की वैल्यू, रेशियो, क्योंकि हमने यही कहा है कि जो लार्जर वैल्यू ऑफ Kc मीन्स है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्ट जो है वो बन चुकी है। तो वेरी लार्ज वैल्यू होगी Kc की तो प्रोडक्ट जो है उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, एंड Kc की वैल्यू जितनी कम होगी प्रोडक्ट उतना अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने आज हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किया है। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो उसी लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन से हमने आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की का फार्मूला निकाला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो है एक रिलेशनशिप डेवलप किया है, जिससे हमें मालूम हुआ है कि जो एप्लीकेशन ऑफ Kc है, Kc किस तरह से हमें बताता है कि जो कंपोजिशन है उसकी कितनी कंपोजिशन बन रही है।